नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइंस ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट टॉपिक जीआई टैग के बारे में पढ़ेंगे। तो इस एक ही वीडियो में हम पिछले 1.5 वर्षों में जो इम्पोर्टेंट जीआई टैग दिए गए हैं उन सब के बारे में इस एक ही वीडियो में हम देख लेंगे। तो इस वीडियो से बाहर आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे आपको जीआई टैग ज़रूर आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आखिर जीआई टैग होता क्या है। तो जीआई की फुल फॉर्म होती है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो जीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो जीआई टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग भारतीय संसद ने 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 पारित किया था, जो कि लागू कब हुआ था? जो कि सितंबर 2003 में लागू हुआ था। यह भी आपको पता होना चाहिए। कौन सा एक्ट है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 99। ये पारित हुआ था और लागू हुआ था 2003 में। तो भौगोलिक संकेतक, तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को ही हिंदी में भौगोलिक संकेतक कहा जाता है। तो भौगोलिक संकेतक का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिए किया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है। अगर आसान शब्दों में बताऊं तो ऐसे उत्पादों को जीआई टैग दिया जाता है जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही होते हैं और उनमें एक विशेष प्रकार की क्वालिटी देखने को मिले, तो ऐसे प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जाता है। और जो जीआई टैग होता है इसका पंजीकरण 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। तो 10 वर्षों के लिए ही अगर किसी वस्तु को जीआई टैग दिया गया है तो केवल 10 वर्षों के लिए मान्य होगा, 10 वर्षों के लिए वैलिड होगा। उसके बाद उसको रिन्यू कराना पड़ेगा। 10 वर्षों के बाद उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है, उसे रिन्यू कराना पड़ता है। तो जीआई टैग मिलने के बाद वस्तु का मूल्य अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बढ़ जाता है। ये तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल जाएगा तो उसकी जो वैल्यू है वो इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी बढ़ जाएगी। तो हमने देख लिया कि जीआई टैग होता क्या है। ये आप जो देख रहे हैं ये जीआई का लोगो है। जीआई टैग का लोगो आप देख रहे हैं। इसका स्लोगन क्या है? कई बार एग्जाम में इसका स्लोगन भी पूछा गया है। तो जीआई टैग का स्लोगन है अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। इंग्लिश में कहें तो इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। ये इंग्लिश में इसका स्लोगन है, याद रखिएगा, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। तो जो भारत का पहला जीआई टैग था ये किसे दिया गया था? तो भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को 2004 में दिया गया था। ये जीके का प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का पहला जीआई टैग किसे दिया गया था? तो दार्जिलिंग की चाय को 2004 में दिया गया था। तो अब हम एक एक करके सभी महत्वपूर्ण जीआई टैग के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो शुरुआत हम करते हैं जम्मू कश्मीर से। तो जम्मू कश्मीर में गुच्छी मशरूम को जीआई टैग दिया गया है। तो देखिए आपसे परीक्षा में प्रश्न क्या बनता है कि बताइए गुच्छी मशरूम को जीआई टैग दिया गया है, ये किस राज्य से संबंधित है? या तो राज्य पूछ लिया जाएगा या उसका उत्पाद पूछ लिया जाएगा, पर मैं आपको इसके साथ में उसकी विशेषता भी बताऊंगा। जैसे कि जम्मू कश्मीर में गुच्छी मशरूम को जीआई टैग दिया गया है, उसकी विशेषता क्या है वो भी मैं आपको साथ में बताऊंगा ताकि आप रिलेट करके आपको याद रहे। तो जम्मू कश्मीर के गुच्छी मशरूम को जीआई टैग दिया गया है। तो गुच्छी मशरूम में बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी व विटामिन सी अन्य खाद्य पदार्थों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। यही इसकी विशेषता है जिस कारण इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है और इसका सेवन दिल के मरीजों के लिए अच्छा माना जाता है। तो ये इसकी विशेषता है गुच्छी मशरूम की। तो ये कहाँ का उत्पाद है? जम्मू कश्मीर का। तो जम्मू कश्मीर का एक और उत्पाद है जिसे जीआई टैग दिया गया है, ये है कश्मीर का विलो क्रिकेट बैट। तो इसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। विलो क्रिकेट बैट ये कहाँ का है? कश्मीर का है। तो हाल ही में कश्मीर विलो क्रिकेट बैट को जीआई टैग प्रदान किया गया है। और कश्मीर विलो बैट एक ऐसा उत्पाद है जिसका महत्व है क्योंकि यह दुनिया की कुछ बेहतरीन गुणवत्ता वाली लकड़ियों से बना है। इसी कारण इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो जम्मू कश्मीर में आपको 2 उत्पाद याद रखने हैं। पहला है जम्मू कश्मीर का गुच्छी मशरूम और दूसरा क्या है? कश्मीर विलो क्रिकेट बैट। उसके बाद अगला राज्य देखते हैं। तो अगला राज्य है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के 3 उत्पाद आपको याद रखने हैं जिन्हें जीआई टैग दिया गया है और ये तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला है वाड़ा कोलम चावल, उसके बाद है सफ़ेद प्याज, उसके बाद है घोलवाड़ सपोटा चीकू। तो सबसे पहले देखते हैं वाड़ा कोलम चावल, इसकी विशेषता क्या है? तो वाड़ा कोलम चावल जिसे जिनी या झीनी चावल के नाम से भी जाना जाता है।
और यह अपने छोटे दाने, सुगंध, स्वाद और पाचन के लिए हल्का होने के लिए जाना जाता है। तो ये इसकी विशेषता है। तो वाड़ा कोलम चावल कहाँ का उत्पाद है? ये महाराष्ट्र का उत्पाद है, जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो इसे याद रखना भी आसान है। इस चावल का नाम क्या है? वाड़ा कोलम चावल। और ये है कहाँ का? महाराष्ट्र का है। तो आपने देखा ही होगा कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा फेमस क्या है? वड़ा पाव। काफ़ी फेमस है ना। आपने फिल्मों में देखा होगा कि मुंबई का वड़ा पाव काफ़ी फेमस है। तो इसमें भी क्या है? वाड़ा कोलम चावल। आप रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे छोटी छोटी ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। तो वाड़ा कोलम चावल कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। उसके बाद देखते हैं सफ़ेद प्याज। इसे भी जीआई टैग दिया गया है और यह भी महाराष्ट्र का है। तो इस सफ़ेद प्याज की विशेषता क्या है? तो इसका कम तीखापन, मीठा स्वाद और नो टीयर फैक्टर। तो आमतौर पर आप देखते हैं कि जब हम प्याज को काटते हैं तो आंसू निकलते हैं, पर जो ये सफ़ेद प्याज है महाराष्ट्र का, जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है, इसके नो टीयर फैक्टर यानी कि इसको काटते वक्त आंसू नाम मात्र के ही निकलते हैं, क्योंकि इसमें कम पायरुविक एसिड और उच्च प्रोटीन जैसे तत्व पाए जाते हैं। तो इसका नो टीयर फैक्टर इसको अपने आप में खास बनाता है, विशेष बनाता है, जिसके कारण इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह है कहाँ का? महाराष्ट्र का। और वैसे भी आपको पता होगा कि भारत में सबसे ज़्यादा प्याज का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो महाराष्ट्र में ही होता है। और महाराष्ट्र में भी बात की जाए कहाँ पर? तो नासिक में। महाराष्ट्र में ही सबसे ज़्यादा प्याज का उत्पादन होता है। तो जो सफ़ेद प्याज है इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है, ये भी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। उसके बाद देखते हैं अगला उत्पाद है घोलवाड़ सपोटा, जो कि चीकू है। ये भी महाराष्ट्र का है और इसे भी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो महाराष्ट्र के पालघर जिले के घोलवाड़ गांव की कैल्शियम समृद्ध मिट्टी से इसमें अद्वितीय स्वाद उत्पन्न होता है। तो जो ये चीकू है ये महाराष्ट्र के घोलवाड़ गांव में पाया जाता है, जहां की मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा काफ़ी अधिक है। तो उसी मिट्टी में ये चीकू पैदा होता है, इसीलिए इसकी ये विशेषता है कि कैल्शियम समृद्ध मिट्टी में इसकी पैदावार होती है। इसको इसीलिए जीआई टैग दिया गया है। तो महाराष्ट्र के 3 उत्पाद आपको याद रखने हैं: वाड़ा कोलम चावल, सफ़ेद प्याज और घोलवाड़ सपोटा, जो कि चीकू है। ये तीनों ही उत्पाद महाराष्ट्र के हैं। उसके बाद हम चलते हैं महाराष्ट्र के बगल में गोवा। तो गोवा के भी 3 उत्पाद आपको याद रखने हैं और तीनों इंपॉर्टेंट हैं। तीनों में से 2 तो मिर्च है, एक है हरमल मिर्च और दूसरी है खोला मिर्च। दोनों ही गोवा के उत्पाद हैं और दोनों को ही जीआई टैग दिया गया है। और तीसरा उत्पाद है मिंदोली केले। तो इन केलों को भी जीआई टैग दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं हरमल मिर्च की क्या विशेषता है। तो जो हरमल मिर्च है ये उत्तरी गोवा जिले के पेरनेम तालुक में एक तटीय गांव है, वहां पर पाई जाती है। और 400 साल पहले पुर्तगालियों द्वारा शुरू की गई मिर्च की कई किस्मों में से ये एक थी। इसीलिए इसकी अपनी आप में एक विशेषता है, जिस कारण इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो जो हरमल मिर्च है ये कहाँ की है? गोवा की है। उसके बाद देखते हैं मिंदोली केले। तो मिंदोली केलों को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है और इसे मोइरा केले भी कहा जाता है। ये आगे से काफ़ी तीखे होते हैं, मतलब कि आगे से नुकीले टाइप के होते हैं मिंदोरी केले। ये कहाँ के हैं? गोवा के हैं। और तीसरी है खोला मिर्च। तो खोला मिर्च भी गोवा की है। गोवा के काना कोना के पहाड़ी ढलानों में ये उगाई जाती है। और खोला मिर्च अपने रंग और अनोखे स्वाद के लिए पहचानी जाती है। तो खोला मिर्च और हरमल मिर्च दोनों ही गोवा के उत्पाद हैं। और इसी के साथ मिंदोली केले भी आप याद रखना। तो तीनों ही उत्पाद हो गए, हरमल मिर्च, खोला मिर्च और मिंदोली केले। तीनों को जीआई टैग दिया गया है और तीनों उत्पाद किस राज्य से संबंधित हैं? गोवा राज्य से संबंधित हैं। तो आगे है उत्तराखंड। तो 27 सितंबर 2021 को उत्तराखंड के 7 स्थानीय उत्पादों को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है। कितने उत्पादों को? 7 उत्पादों को। और 7 ही इंपॉर्टेंट हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो एक बार पढ़ लेते हैं, आगे अब इनकी विशेषता भी देख लेंगे। तो सबसे पहले है एपन रंगोली। ये रंगोली है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। उसके बाद है भोटिया दन। तो भोटिया दन क्या है? ये एक प्रकार के कालीन है। कालीन यानी कि चटाई टाइप की हो गई, तो इसे भी जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद है रिंगाल शिल्प, इन्हें भी जीआई टैग दिया गया है। अगला है टमटा प्रोडक्ट यानी कि तांबे के प्रोडक्ट, इन्हें भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। उसके बाद है मुनस्यारी राजमा। तो मुनस्यारी राजमा ये भी उत्तराखंड का है, जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। उसके बाद है चिउरा तेल। तो चिउरा तेल को भी जीआई टैग दिया गया है। और सबसे लास्ट में है 7वां उत्पाद है थुलमा, जो कि कंबल है। ये भी उत्तराखंड का है। तो इन 7 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। अब हम एक एक करके इनकी विशेषता के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है एपन रंगोली। तो ये विशेष अवसरों पर
बनाई जाने वाली एक तरह की अल्पना, आलेखन या रंगोली की पारंपरिक कला है और इसमें विशेषकर महिलाओं द्वारा खाली दीवारों और जमीन पर कलात्मक रूप से एपन बनाया जाता है। तो इस रंगोली को ही एपन कहा जाता है और ये कहाँ की है? उत्तराखंड की है, जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो भारत की लोक चित्रकला पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। आप स्टैटिक जीके में जाएंगे तो वहाँ पर जो रंगोलियाँ हैं ना, उन पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि किस रंगोली को, जैसे महाराष्ट्र में रंगोली कहा जाता है, उत्तराखंड में उसे एपन कहा जाता है। इसी प्रकार अलग अलग रंगोली के नाम हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टैटिक जीके में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो एपन रंगोली को, जो कि उत्तराखंड की है, इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। उसके बाद है भोटिया दन। तो ये क्या है? तो ये भोटिया समुदाय द्वारा निर्मित गर्म टिकाऊ हाथ से बुने हुए कालीन हैं और जो कि पारंपरिक डिजाइन पैटर्न के साथ शुद्ध ऊन से बने होते हैं, जो कि इनकी विशेषता है। तो इसे भी अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो एपन रंगोली और भोटिया दन, जो कि कालीन है, दोनों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। उसके बाद अगला उत्पाद है रिंगाल शिल्प। तो रिंगाल शिल्प क्या है? तो रिंगाल बांस की तरह की एक झाड़ी है जिसके द्वारा टोकरियां, चटाइयां, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो इन्हें भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। किसे? रिंगाल शिल्प को, यानी कि रिंगाल झाड़ी के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। और ये किस राज्य से संबंधित हैं? उत्तराखंड राज्य से संबंधित हैं। मैंने आपको बताया ना कि 7 उत्पाद हैं जिन्हें जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो 3 हमने पढ़ लिए। उसके बाद चौथा उत्पाद है टमटा उत्पाद, यानी कि तांबे के प्रोडक्ट। इनकी विशेषता क्या है? तो यह अपने औषधीय और उपचारात्मक गुणों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ये प्रसिद्ध हैं, इसीलिए इन्हें जीआई टैग प्रदान किया गया है। 5वां उत्पाद है मुनस्यारी राजमा। तो यह उत्तराखंड की ऊंचाई वाली खनिज समृद्ध भूमि पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी में उगाई जाती है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है मुनस्यारी राजमा, जो कि अपने पौष्टिक और औषधीय गुणों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो इसकी ये क्वालिटी हो गई, एक तो ये पौष्टिक है ही और साथ में औषधीय गुणों से भी भरपूर हैं, इसीलिए मुनस्यारी राजमा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो हमने 5 उत्पाद देख लिए उत्तराखंड के। छठा उत्पाद देखते हैं। तो छठा उत्पाद है कुमाऊं का चिउरा तेल। तो इस बहुउद्देशीय पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक तेल का उपयोग खाद्य प्रयोजनों के लिए और विभिन्न प्रकार के खाद्य उत्पाद बनाने के लिए किया जाता है। तो खाने में इस तेल का प्रयोग किया जाता है। चिउरा तेल कहाँ का है? उत्तराखंड का है। उसके बाद उत्तराखंड का 7वां उत्पाद है थुलमा, जो कि कंबल है। तो यह पारंपरिक कंबल अपनी बेहतरीन गुणवत्ता के लिए जाना जाता है, जिसे मुख्य रूप से भोटिया समुदाय की महिला बुनकरों के द्वारा विशेष रूप से हाथों से बुना जाता है। जैसे कि अभी हमने पीछे देखा कि जो उत्तराखंड के कालीन थे, भोटिया दन कहा गया जिसे, वो भी किसके द्वारा बनाए जाते हैं? भोटिया समुदाय के द्वारा बनाए जाते हैं। उसी प्रकार जो थुलमा है, यानी कि कंबल है, इसे भी भोटिया समुदाय की महिलाओं के द्वारा बनाया जाता है। तो इन 7 उत्पादों के बारे में आपको याद होना चाहिए कि 7 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है जो कि उत्तराखंड के हैं। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है एपन रंगोली, उसके बाद है भोटिया दन यानी कि कालीन, तीसरा है रिंगाल शिल्प, चौथा है टमटा उत्पाद, 5वां है मुनस्यारी राजमा, छठा है चिउरा तेल और 7वां है थुलमा यानी कि कंबल। उसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे हम देखते हैं राजस्थान। तो राजस्थान का एक ही उत्पाद आपको याद रखना है, यह है सोजत मेहंदी। काफ़ी मशहूर है, आपने भी सुना होगा सोजत मेहंदी के बारे में। इसे भी जीआई टैग दिया गया है। तो इसकी विशेषता क्या है? तो ये राजस्थान में पाली जिले के सोजत में उगाई जाती है, इसीलिए इसे सोजत मेहंदी कहा जाता है। और इसकी विशेषता क्या है? तो सोजत मेहंदी की खेती प्राकृतिक रूप से वर्षा जल का उपयोग करके ही की जाती है, यानी कि जो प्राकृतिक रूप से वर्षा होती है ना, उसी जल का इस्तेमाल करके ये मेहंदी उगाई जाती है, इसीलिए इसकी अपनी आप में ये विशेषता है और इसे जीआई टैग दिया गया है। कहाँ की है? राजस्थान की सोजत मेहंदी। उसके बाद आगे चलते हैं असम में। तो असम का एक उत्पाद है, ये भी जीआई टैग दिया गया इसे, जुडिमा राइस वाइन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी एग्जाम में भी पूछा गया था कि जुडिमा राइस वाइन कहाँ का ये उत्पाद है? तो असम का है, जिसे जीआई टैग दिया गया है। तो ये क्या है? एक प्रकार की लोकल वाइन है असम की। तो असम के पीछे भी क्या है? माँ, और जुडिमा में क्या है? माँ। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि जुडिमा राइस वाइन कहाँ की है? असम की है। तो जुडिमा राइस वाइन जैसे कि नाम में है राइस वाइन, तो ये चावल से बना एक स्थानीय पेय पदार्थ है जिसे असम में दिमासा समुदाय द्वारा बनाया जाता है। तो असम की दिमासा जनजाति के द्वारा ये पेय पदार्थ बनाया जाता है। इसका नाम जू शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है शराब। जुडिमा में क्या है? जू, डीमा। तो जू का मतलब क्या है? शराब, और डीमा क्या है? तो दिमासा जनजाति के द्वारा ये बनाया गया है, इसीलिए वहाँ से लिया गया है डीमा।
दिमासा जनजाति द्वारा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? शराब बनाई जाती है। तो जू डिमा, तो ये कहाँ की जनजाति है दिमासा? तो ये असम की जनजाति है। तो देखिए यहाँ से आप रिलेट कर पा रहे हैं ना, जुडीमा, जू यानी शराब, और डिमा दिमासा जनजाति, और दिमासा जनजाति कहाँ की है? असम की है। उसके बाद आगे चलते हैं नागालैंड में। तो नागा खीरे, इसे तो याद रखना भी आसान है। नागा खीरे कहाँ के हैं? नागालैंड के हैं। इन्हें भी हाल ही में GI टैग दिया गया है। तो नागा खीरे अपने मिठास और अनोखे हरे रंग के लिए जाने जाते हैं, और ये पोटाशियम से भरपूर होते हैं और इसमें कम कैलोरी होती है। तो नागा खीरे पोटाशियम से भरपूर होते हैं और इसमें कम कैलोरी होती है। तो ये कहाँ के हैं? नागालैंड के हैं। उसके बाद आगे चलते हैं मणिपुर में। तो मणिपुर के 3 उत्पाद हैं जो आपको याद रखने हैं, तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला है हाथी मिर्च, दूसरा है तोमलोंग मैंड्रिन ऑरेंज यानी कि संतरे, और तीसरा है चा खाओ काले चावल। तो इसके बारे में तो आपने सुना भी होगा, ये कई एग्जाम में रिपीट हुआ है। चा खाओ चावल, जिसे काले चावल कहते हैं, ये मणिपुर का उत्पाद है। तो सबसे पहले हाथी मिर्च। तो हाथी मिर्च एक अच्छे एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करती है और इसमें उच्च कैल्शियम और विटामिन सी का स्तर होता है, इसीलिए इसे GI टैग दिया गया है। तो हाथी मिर्च कहाँ की है? ये मणिपुर की है, याद रखिएगा। इसे GI टैग दिया गया है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। उसके बाद है तामेंगलोंग मैंड्रिन ऑरेंज यानी कि तामेंगलोंग संतरे। तो तामेंगलोंग मैंड्रिन ऑरेंज आकार में बड़ा होता है, जिसका वजन औसतन 232.76 ग्राम होता है, और ये संतरे तामेंगलोंग की पहाड़ियों में 1800 हेक्टेयर में फैले हुए हैं। तो वहाँ की पहाड़ियों का नाम क्या है? तामेंगलोंग। वहीं पर ये संतरे पाए जाते हैं, तामेंगलोंग ऑरेंज, और ये है कहाँ के? मणिपुर के हैं, जिन्हें GI टैग दिया गया है। उसके बाद आगे है चा खाओ चावल, जिसे काले चावल कहते हैं। तो काले चावल में एंटीऑक्सीडेंट बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिस वजह से ये हमारे शरीर में जो मौजूद विषाक्त पदार्थ हैं, विषैले पदार्थ हैं यानी कि टॉक्सिन हैं, उनको बाहर निकालने में मदद करते हैं। तो ये भी इनकी विशेषता है, इसीलिए इसे भी GI टैग प्रदान किया गया है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो चा खाओ चावल, तामेंगलोंग संतरे और हाथी मिर्च, ये तीनों ही उत्पाद कहाँ के हैं? मणिपुर के हैं, और इन तीनों को ही GI टैग प्रदान किया गया है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का उत्पाद है चिन्नौर चावल। तो चिन्नौर चावल को GI टैग प्रदान किया गया है। तो ये मध्य प्रदेश के बालाघाट में पाई जाने वाली दोमट मिट्टी, तो दोमट मिट्टी में ये चावल उत्पन्न होते हैं और अपनी तेज सुगंध के लिए ये जाने जाते हैं। कौन से चावल? चिन्नौर चावल, याद रखिएगा। कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के हैं। उसके बाद आगे चलते हैं तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के 6 उत्पाद हैं और 6 के 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही आसान है। एक बार सुन लीजिए और यहाँ से जरूर प्रश्न बनेगा, क्योंकि 6 के 6 उत्पाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले है कन्याकुमारी लौंग। तो कन्याकुमारी से ही आपको पता चल जाएगा कि ये तमिलनाडु का है। तो कन्याकुमारी लौंग की विशेषता देख लेते हैं। तो कन्याकुमारी लौंग को GI टैग का दर्जा हाल ही में दिया गया है, और इस लौंग में वोलेटाइल ऑयल कंटेंट की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। कौन से तेल की मात्रा? वोलेटाइल ऑयल की मात्रा इसमें काफ़ी अधिक होती है, और इसकी विशेष सुगंध के चलते इसे यह दर्जा दिया गया है कन्याकुमारी लौंग को। तो कन्याकुमारी से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि ये तमिलनाडु की लौंग है। उसके बाद है करप्पुर कलमकारी पेंटिंग, इसे भी GI टैग दिया गया है। तो करप्पुर कलमकारी पेंटिंग तंजावुर क्षेत्र में पाई जाती है, और ये पारंपरिक डाई पेंटेड अलंकारिक और पैटर्न वाले कपड़े हैं। ये कलमकारी पेंटिंग आप जो देख रहे हैं, ये कहाँ की है? तमिलनाडु की है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला उत्पाद है कल्ला कुरुची लकड़ी की नक्काशी। ये जो आप नक्काशी देख रहे हैं लकड़ी पर, ये कहाँ की है? तमिलनाडु की है। तो कल्ला कुरुची लकड़ी की नक्काशी का एक अनूठा रूप है, जिसमें शिल्पकारों द्वारा पारंपरिक शैलियों से प्राप्त अलंकरण और डिजाइनों का उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसे GI टैग भी दिया गया है इसकी विशेषता के कारण। तो कन्याकुमारी लौंग, करप्पुर कलमकारी पेंटिंग और कल्ला कुरुची लकड़ी की नक्काशी, ये तीनों ही उत्पाद तमिलनाडु के हैं। उसके बाद अगला उत्पाद देखते हैं, ये भी तमिलनाडु के ही हैं। सबसे पहले कांटेदार बैंगन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कांटेदार बैंगन ये तमिलनाडु के बैंगन हैं और इन्हें GI टैग दिया गया है। तो तमिलनाडु के वेल्लोर जिले के कांटेदार बैंगनों को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। और अगला उत्पाद है विलाचेरी के मिट्टी के खिलौने। तो विलाचेरी तमिलनाडु में ही है, तो तमिलनाडु के विलाचेरी के मिट्टी के खिलौनों को GI टैग में शामिल किया गया है। और जो ये खिलौने हैं, इन्हें विलाचेरी गांव के तालाब और आसपास के स्थानों की मिट्टी से ही बनाया जाता है। याद रखिएगा, जो विलाचेरी गांव है ना,
वहाँ के तालाब की मिट्टी या आसपास के स्थान की मिट्टी के द्वारा ही इन खिलौनों को बनाया जाता है और इन्हें भी जीआई टैग दिया गया है। तो विल्लाचेरी के मिट्टी के खिलौने और कांटेदार बैंगन, इन दोनों को ही जीआई टैग दिया गया है और ये तमिलनाडु से संबंधित हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, तो ये जो संगीत वाद्य यंत्र है ये भी तमिलनाडु से संबंधित है और इसे हाल ही में रिसेंटली ही जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नरसिंह पेट्टई नागस्वरम, जो कि एक संगीत वाद्य यंत्र है, आप देख ही रहे हैं, ये तमिलनाडु का है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो नरसिंह पेट्टई नागस्वरम एक शास्त्रीय पवन संगीत वाद्य यंत्र है जो कि पारंपरिक रूप से तमिलनाडु के कुंभन कोनम के पास एक गांव में बनाया जाता है। कौन से गांव में? तमिलनाडु के कुंभन कोनम के पास एक गांव है, वहां पर यह बनाया जाता है वाद्य यंत्र। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नरसिंह पेट्टई नागस्वरम कहाँ का वाद्य यंत्र है? तमिलनाडु में ये बनाया जाता है और इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है और अभी हाल ही में दिया गया है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे चलते हैं उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में महोबा का देशवारी पान है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। वैसे भी आपने जब पान का नाम आता है तो बनारसी पान का नाम आता है और बनारस भी उत्तर प्रदेश में है, तो पान का नाम आ रहा है तो उत्तर प्रदेश का नाम आ ही जाता है। तो जो महोबा का देशवारी पान है ये भी उत्तर प्रदेश का ही पान है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के महोबा जिले का देशवारी पान पूरे विश्व में अपने करारे स्वाद के लिए काफ़ी मशहूर है और अब इस पान को जीआई टैग भी मिल गया है। कौन सा पान है? देशवारी पान, जिसे महोबा पान भी कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। उसके बाद आगे है, ये भी उत्तर प्रदेश का ही आम है, इसका नाम है रटोल आम और इसे भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो इस आम का नाम बागपत जिले के रटोल गांव के नाम से लिया गया है जहां इसकी उत्पत्ति हुई थी और यह अपने विशेष सुगंध और स्वाद के लिए काफ़ी लोकप्रिय है। कौन सा आम? रटोल आम। तो रटोल आम और महोबा पान दोनों ही उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित हैं। उसके बाद आगे है कर्नाटक। तो कर्नाटक की एक दाल है गुलबर्गा तूर दाल, इसे भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो कर्नाटक के गुलबर्गा तूर दाल यानी कि कलबुर्गी लाल दाल को आखिरकार सरकार की ओर से ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल गया है और अपनी खास क्वालिटी की वजह से गुलबर्गा तूर दाल पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ये काफ़ी निर्यात होती है। कौन सी तूर दाल? गुलबर्गा तूर दाल। और किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक राज्य से संबंधित है। उसके बाद आगे चलते हैं पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल के भी 3 ही उत्पाद हैं और तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही आसान है, एक बार बस आप सुन लीजिए। सबसे पहले है सरभजा और सरपुरिया मिठाई और दूसरा है सुंदरबन शहद। तो सुंदरबन नाम से ही क्लियर हो गया होगा आपको कि कहाँ का शहद है? पश्चिम बंगाल का। और तीसरा है फाजिल आम। तो ये तीनों ही उत्पाद कहाँ के हैं? पश्चिम बंगाल के हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सरभजा और सरपुरिया मिठाई। तो सरभजा और सरपुरिया मिठाई में ज़्यादा अंतर नहीं है, एक को भूनकर तैयार किया जाता है और दूसरे को फ्राई करके तैयार किया जाता है। तो सरभजा और सरपुरिया मिठाई पश्चिम बंगाल की है। उसके बाद है सुंदरबन शहद। तो सुंदरबन शहद मैंग्रोव वन से सुंदरबन के मोलिस द्वारा एकत्रित 100% शुद्ध प्राकृतिक मैंग्रोव शहद होता है और यह अन्य शहद से अद्वितीय है क्योंकि यह मजबूत सुगंध और समृद्ध स्वाद के साथ कम चिपचिपा होता है। कौन सा शहद? सुंदरबन शहद, और इसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। उसके बाद है फाजिल आम। तो फाजिल आम को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है और इसे हाल ही में बहरीन को निर्यात किया गया था फाजिल आम को। तो पश्चिम बंगाल के तीनों ही उत्पाद हैं सरभजा और सरपुरिया मिठाई, सुंदरबन शहद और फाजिल आम, तीनों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो बस अब 3 ही उत्पाद बचे हैं। सबसे पहले केरल। तो केरल के 2 उत्पाद हैं, एक है एड्यूर मिर्च और दूसरा है कुटियाटूर आम। तो एड्यूर मिर्च कहाँ की है? केरल की है। एड्यूर मिर्च अपने हल्के तीखेपन और आकर्षक स्वाद के लिए जाने जाती है, यानी कि इसमें जो तीखापन होता है हल्का तीखापन होता है, तो अपने हल्के तीखेपन के लिए ये जानी जाती है एड्यूर मिर्च। और दूसरा है कुटियाटूर आम। तो कुटियाटूर आम एक लोकप्रिय और स्वादिष्ट पारंपरिक आम की किस्म है जो कि कुटियाटूर और कन्नूर जिले में पाया जाता है। तो एक तरफ है मिर्च और दूसरी तरफ है आम। तो एड्यूर मिर्च और कुटियाटूर आम ये दोनों किस राज्य से संबंधित हैं? केरल राज्य से संबंधित हैं। तो आज का आखिरी राज्य है बिहार। तो बिहार में मिथिला मखाना को अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। कौन सा मखाना? मिथिला मखाना। तो मिथिला से ही आपको पता चल जाएगा कि मखाना कहाँ का होगा, बिहार का होगा। तो मिथिला के मखाने अपने स्वाद, पोषक तत्व और प्राकृतिक रूप से उगाए जाने के लिए प्रख्यात हैं और भारत के 90% मखानों का उत्पादन भी यहीं से होता है। तो मिथिला मखाना किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार राज्य से संबंधित है। और पहले भी बिहार के कुछ अन्य उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। पहले इन्हें भी दिया गया था, इन्हें भी याद रख लेना, हो सकता है ये भी पूछ ले जाएं, जैसे कि कतरनी चावल,
शाही लीची, मगही पान और सिलाव खाजा, इन चारों उत्पादों को भी जीआई टैग दिया जा चुका है। अभी रिसेंटली मिथिला मखाना को दिया गया है। तो मिथिला मखाना हो गया, कतरनी चावल, मगही पान, शाही लीची और सिलाव खाजा, ये पांचों उत्पाद बिहार राज्य से संबंधित हैं जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। तो आशा करता हूँ आपको कुछ जीआई टैग तो याद हो ही गए होंगे कि कौन सा किस राज्य से संबंधित है। तो मैं आपसे 3 प्रश्न पूछता हूँ, देखता हूँ आपको कितना याद हुआ। तो सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में कांटेदार बैंगन को जीआई टैग प्रदान किया गया है, वो किस राज्य से संबंधित है। सबसे पहले है कांटेदार बैंगन। उसके बाद दूसरा प्रश्न है रटोल आम, इसे भी जीआई टैग दिया गया है, ये किस राज्य से संबंधित है। और तीसरा प्रश्न है फाजिल आम, फाजिल आम किस राज्य से संबंधित है। तो 3 प्रश्न हो गए। पहला है कांटेदार बैंगन किस राज्य से संबंधित है, और दूसरा प्रश्न है रटोल आम, और तीसरा प्रश्न है फाजिल आम। तो इन तीनों के उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।